Hello students, let's start the today's class with our chapter Matter in Our Surroundings. So in today's class we are going to study about effect of change of pressure. ओके इसके पहले वाली क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा था। ओके क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो मैटर की स्टेट्स होती हैं मेनली तीन होती हैं, वैसे होती तो पांच हैं बट हम तीन पढ़ते हैं। ओके हम तीन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तीन हमारे बुक में लिखी हुई हैं, उससे ज़्यादा अभी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं मैटर की पांच स्टेट होती हैं। ओके सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पांच स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट अपने लिए सिर्फ तीन है। वो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं। मेनली कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। दो कंडीशन में कर सकता है। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली है। पहली कंडीशन क्या थी? जब टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया जाता है तब मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आइस यानी बर्फ़ को जब हम हीट करते हैं या उस पर हम गर्मी देते हैं तो बर्फ़ पिघल करके वाटर बन जाती है, मतलब सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। बर्फ़ जो रहती है, आइस, वो सॉलिड स्टेट होती है। ओके बट जब वो वाटर में चेंज हो जाती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। ओके फिर उसको और ज़्यादा हम गर्म करते हैं अगर, तो वो कन्वर्ट हो जाती है गैशियस स्टेट में। ओके तो बर्फ़ जो है वो तीनों स्टेट में चेंज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे तब बर्फ़ जो थी वो वाटर बन गई, और बढ़ाया हमने तो वो वाटर वेपर बन गई यानी गैस बन गई। ओके वही वाटर वेपर को हमने क्या किया, अगर कंडेंस किया यानी टेम्परेचर कम किया तो वो वाटर बन गया, और वाटर को और ज़्यादा टेम्परेचर कम किया तो वो क्या बन गया, आइस बन गया। ओके तो ये अभी तक हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर के थ्रू भी मैटर का स्टेट चेंज किया जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर गैस में प्रेशर लगा दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, आपको पता है गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो रैंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ओके उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके या बहुत कम होता है। तो जब हम गैस के पार्टिकल्स में या गैस में प्रेशर लगाते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे हमारे घर पे जो सिलेंडर है उसको आप कभी हिला करके देखिएगा, कभी उसको मूव करके देखिएगा, उसके अंदर पानी भरा रहता है। वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इतना प्रेशर से उसको भरा जाता है कि उसका स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो जाता है। वो गैशियस स्टेट से चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, तभी उसका नाम होता है। जो घर पे गैस, हमारे गैस सिलेंडर आता है, उसको बोलते हैं एलपीजी गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके आप घर पे डिओड्रेंट देखते हैं तो डिओड्रेंट लिक्विड रहता है, लेकिन जैसे उसको स्प्रे करते हैं तो वो गैस वाला जो डिओड्रेंट होता है वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इतना ज़्यादा कंप्रेस करके उसको भरा जाता है कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ओके तो चलिए हम रीड करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, कैसे प्रेशर के इफेक्ट में स्टेट चेंज होता है मैटर का, कैसे गैस से लिक्विड बन जाता है। ओके तो मैं एक एक लाइन रीड करूंगा आपके लिए और आपको हर एक लाइन का मतलब एक्सप्लेन करूंगा। ओके We have already learnt that the difference in various states of matter is due to difference in the distance between constituent particles. हमने ये पहले ही पढ़ा है जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ओके लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ओके क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है और लिक्विड के पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं। ओके तभी लिक्विड को जिस शेप में ढालना चाहें हम, जिस कंटेनर में रखते हैं, वो उसका शेप ले लेता है। ओके और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तभी गैस जो है वो पूरे घर पे या पूरी जिस जगह पे गैस को रखा जाता है, अगर वो पैक्ड नहीं है तो पूरे घर पे स्प्रेड हो जाती है। ओके एयर के थ्रू। तो
वही बोल रहा हूँ मैं कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने डिफरेंस देखा है सॉलिड के पार्टिकल्स का, लिक्विड के पार्टिकल्स का और गैसेस के पार्टिकल्स का आपस में। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम गैसेस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट पुशिंग प्रेशर प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। हम एक गैस को कंप्रेस करें, अगर दबाएं, ओके, तो क्या होगा। कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में भरी गैस पे हम प्रेशर लगाएं तो क्या होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, बिल्कुल पास में आ जाएंगे। जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो कंप्रेस होकर के पास में आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ये सोच सकते हो कि प्रेशर को बढ़ाने से या घटाने से मैटर चेंज हो सकता है। स्टेट जो है मैटर की, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसे चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए क्या हुआ है कि ये जो सबसे लेफ्ट साइड का डायग्राम बना हुआ है उस पर आप देखेंगे जो पिस्टन है वो ऊपर है और गैस के जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक कलर के जो दिख रहे होंगे, इस वाले पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो पिस्टन है ये ऊपर है और गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं। ओके, जब हम इस पिस्टन को दबाना चालू करेंगे तो देखिए गैस के पार्टिकल्स कैसे पास में आ रहे हैं। जब हम और ज़्यादा दबा देंगे तो एकदम चिपक जाते हैं। ओके, जब ये एकदम चिपक जाएंगे तो ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस से क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। ओके, अब चलिए इसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश करते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेस। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दें या फिर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दें। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दें, साथ में हम टेम्परेचर को भी कम कर दें। ओके, जैसे अगर नॉर्मल 30 डिग्री है टेम्परेचर तो उसको कर दें 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री। ओके, तो टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में जो गैसेस हैं वो कंप्रेस होकर के क्या बन जाएंगी, लिक्विड बन जाएंगी। हैव यू हर्ड ऑफ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आया अगर व्हाट इज़ ड्राई आइस, तो एक लाइन में आप लिखिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो गैस है, लेकिन इसको माइनस टेम्परेचर में और लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। ओके, मतलब गैसेस स्टेट से सीधे सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया, बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाता है। ओके, तो इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड CO2 जो है वो कैसे बनाई जाती है, जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है, उसको क्या किया जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके उसमें 1 ATM प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है और टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाता है। ओके, तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने NH4Cl पढ़ा था, यानी कैम्फर पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड यानी कपूर, कपूर को जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसी का जस्ट उल्टा, यानी गैसियस से सॉलिड स्टेट में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है और वो बन जाता है ड्राई आइस। ओके, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। बस दो चीज़ें ध्यान रखना है कि किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या, उसका टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर कम करने या बढ़ाने पर स्टेट चेंज होता है, प्रेशर कम करने या बढ़ाने पर स्टेट चेंज होता है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये किसी भी सब्सटेंस का स्टेट डिटरमाइन करता है। स्टेट मतलब वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। ओके,
वेदर इट बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कन्वर्जन लिखा हुआ है। सॉलिड से सॉलिड में अगर फ्यूजन होता है, ओके, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से किस में कन्वर्ट होता है सॉलिड, लिक्विड में, ओके। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो अगर मैं पूछूं आपको कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, विच प्रोसेस विल बी यूज टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, तो आप बोलेंगे फ्यूजन, ओके। टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इन्वॉल्व विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन, ओके। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए फ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ओके। फिर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर मैं पूछूं कि लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप बोलेंगे वेपराइजेशन, ओके। अब अगर मैं पूछूं गैस से वापस सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप बोलेंगे डिपोजिशन, ओके। फिर ठीक है, रिवर्स चलते हैं। अगर गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन, ओके। यहाँ पर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। इसके पहले तक हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्यूजन प्रोसेस से वो बन गया लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपोराइजेशन प्रोसेस से बन गया गैस, ओके। अब उसका रिवर्स चलना है, हमको क्या करना है, गैस का टेम्परेचर कम करना है बहुत ज़्यादा और प्रेशर बढ़ाना है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस से चेंज हो जाएगा लिक्विड में, ओके। लिक्विड को का सॉलिडिफिकेशन करना है, सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा वो, सॉलिड में, ओके। और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस है सब्लिमेशन, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ये इंटर कन्वर्जन क्लियर हो रहा होगा। जिसको भी इस इंटर कन्वर्जन में डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। बहुत ही सिंपल है, एक बार टेम्परेचर बढ़ा कर देखिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड मतलब बर्फ़, ऐसा इमेजिन करिएगा, ऐसा होता नहीं है हर बार, बट सॉलिड मतलब बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ की जगह कोई और चीज़ भी हो सकती है, बट मैं बर्फ़ का एग्जांपल लेता हूँ। सॉलिड बर्फ़ है, फ्यूजन होगा तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी, वाटर लिक्विड है, ओके। अब वाटर में अगर वेपराइजेशन करेंगे तो वो वाटर वेपर यानी गैस में चेंज हो जाएगा, ओके। फिर अगर कपूर की बात करें तो वो सॉलिड है, उसको अगर डायरेक्टली हीट करते हैं तो सब्लिमेशन प्रोसेस से वो गैस में चेंज हो जाता है, ओके। तो ये प्रोसेस है शायद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो लिखा हुआ है उसको एटीएम बोलते हैं, इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एटीएम जो यूनिट है, ओके, या एटमॉस्फेयर जो यूनिट है वो एक मेजरिंग यूनिट है प्रेशर की, ओके। गैस जो प्रेशर लगाती है उसकी मेजरिंग यूनिट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। वैसे तो प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है। एक एटमॉस्फेयर जो है वो 1 × 10⁵ पास्कल होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा का दबाव होता है एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ओके। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 atm। समुद्र की ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm है, एंड इज़ टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब पानी वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या सनलाइट पड़ने पर पानी धीरे धीरे करके उड़ जाए उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। कपड़े जो सूखते हैं वो इवेपोरेशन प्रोसेस से ही सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों से पानी हवा में उड़ जाता है वाटर वेपर बन के, ओके। घर पे हम पोंछा लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो जो पानी सूख जाता है वो भी इवेपोरेशन प्रोसेस से ही सूखता है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ये इवेपोरेशन जो प्रोसेस है इससे आप लोग फेमिलियर हैं घर पे भी, ओके। तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर। क्या हमको हमेशा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्रेशर को कम प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर कम करना पड़ेगा? क्या हमको हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते रहना पड़ेगा अगर हमको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड में चेंज करना है तो, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हमारे घर पे नॉर्मल टेम्परेचर ही तो रहता है,
पोछा लगाते हैं, थोड़ी देर बाद सूख जाता है। ओके, तो वहाँ पर भी तो वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। पहले फ्लोर गीला रहता है, वहाँ पर पानी रहता है, फिर पानी गायब हो जाता है। ओके, वो पानी जाता कहाँ है? वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पर ही तो चेंज हुआ। ओके, कहाँ हमने प्रेशर कम किया, कहाँ हमने टेम्परेचर बढ़ाया? ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल स्टेट पे भी देखने मिल जाती हैं। कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? बिल्कुल, घर पे पोंछा लगाना और फ्लोर पे पानी पड़ा होना, दूध उबालना, ये सारी चीज़ें इसी का एग्जाम्पल है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी जब ढका ना हो तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं। वॉट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स? दोनों कंडीशन में वाटर का क्या होता है? वाटर जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। वो टेम्परेचर हल्के से भी अगर चेंज आता है तो वो वेपर स्टेट में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हमें ये पता है कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, मोस्टली लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं। ओके, और कभी रेस्ट नहीं करते, वो यहाँ वहाँ मूव ही करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, चाहे वो गैस के पार्टिकल हों, चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हों, चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स हों, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मूव करते रहते हैं। ओके, उनकी खुद की कोई ना कोई एनर्जी होती है, कोई ना कोई ताकत होती है जिससे वो मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स और तेज़ी से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ओके, in case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. अब हम लिक्विड की बात करें जैसे पानी, तो पानी के केस में क्या होता है? जो पानी की सरफेस होती है उस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे एनर्जी पाकर हवा में उड़ जाते हैं। ओके, वो धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा करके बॉन्ड तोड़ तोड़ के, अट्रैक्शन फोर्स तोड़ तोड़ के वो धीरे से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर हवा में उड़ जाते हैं। ओके, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए, ये एवेपोरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्या? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री के नीचे जो भी टेम्परेचर है, चाहे वो 90 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, उसमें जब पानी कन्वर्ट होने लगता है वाटर वेपर में तो वो कहलाता है प्रोसेस इवेपोरेशन। ओके, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि इवेपोरेशन क्या होता है और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ओके, चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे एवेपोरेशन अफेक्ट होता है। एक तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है? ठंडियों में जो पानी है, ये आपने देखा होगा, ठंडियों में जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं। ओके, या ठंडियों में जो फ्लोर में पोछा लगता है तो वो देर से सूखता है। ओके, तो उसका रीज़न टेम्परेचर है, क्योंकि ठंडियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या गर्मियों में जो हीट है वो ज़्यादा होती है, ठंडियों में हीट कम होती है। ओके, चलिए अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। 5 ml वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको एक विंडो या फिर पंखे के नीचे रख देना है। ओके, दूसरे उस पर क्या लेना है? 5 ml वाटर फिर से लेना है ओपन चाइना डिश में, चीनी मिट्टी की एक प्लेट में फिर से लेना है, वो भी विंडो और फैन के नीचे रख देना है। ओके, फिर 5 ml पानी लेना है खुली हुई प्लेट पे। ओके, वही जो चीनी मिट्टी की प्लेट ली थी, और उसको एक कबर्ड के अंदर रख देना है। ठीक है, मतलब खुले में नहीं रखना है। शुरू के दो जो टेस्ट ट्यूब में लिया था हमने 5 ml पानी, और 5 ml पानी चीनी मिट्टी की प्लेट में लिया था, उसको हमने खुले में रखा था, वो भी फ़ैन के नीचे और विंडो के पास। बट इसको हम क्या करना है? इसको कबर्ड में अंदर रखना है। ओके, ये जो पानी लिया हमने थर्ड टाइम,
तीसरी बार में। ओके, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है आपको। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, आपको ये टाइम नोट करना है कि जो तीनों उस पर पानी लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, एक चाइना डिश में जो हमने खिड़की के पास रखी थी और दूसरी चाइना डिश में जिसमें हमने कबर्ड के अंदर रखी थी, तो तीनों का हमको ये देखना है कि तीनों में पानी कितने दिन में एवेपोरेट कर रहा है, कितने दिन में पानी उड़ रहा है हवा में, ख़त्म हो रहा है उसमें। ओके, तो आप ये पाएंगे कि जो चाइना डिश थी जिसको हमने विंडो के पास में रखा था या जिसको हमने फ़ैन के नीचे रखा था, उसमें पानी सबसे तेज़ी से उड़ता है और सबसे लेट पानी उड़ेगा जिसको आपने कबर्ड में रखा है। ओके, उसका record the time or days taken for the evaporation process in the above cases, repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observations. What do you infer about the effect of temperature? आपको टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में क्या पता चला? सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन एवेपोरेशन, तो आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी के बारे में क्या पता चला? देखिए, आप सीधी सी बात है, आप एक जग में पानी लेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे और उस पानी को अगर रखे रहने देंगे तो हो सकता है उसको 2 से 3 से 4 से 5 दिन लग जाएं एवेपोरेट होने में। ओके, उसको ख़त्म होने में, अपने आप उड़ने में। ओके, बट अगर आप उसी एक गिलास पानी को फ्लोर पे फैला दें, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, क्योंकि फ्लोर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ग्लास का सरफेस एरिया कम होता है, तो जब आपने उसी एक गिलास पानी को फ्लोर पे फैला दिया था तो हो सकता है कुछ घंटों में ही वो पानी एवेपोरेट हो जाए। तो आपने एक चीज़ देखी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से एवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से भी एवेपोरेशन तेज़ हो जाता है। विंड की वेलोसिटी, मतलब हवा अगर ज़्यादा तेज़ चल रही, जैसे पंखे में जो घर पे पोंछा लगता है वो जल्दी सूखता है, पंखे में जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं, उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि जो हवा है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पे रहते हैं उनको एवेपोरेट करवाने में मदद करती है। ओके, वो जो बॉन्ड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, उस बॉन्ड को तोड़ने में हवा जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ, आपने ये पाया होगा कि जो एवेपोरेशन का रेट है, मतलब जो हवा में उड़ जा रहे हैं लिक्विड सॉलिड, वो पानी और ये सारी चीज़ें, तो उसका रीज़न ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ओके, सरफेस एरिया के बढ़ने से ये सारी चीज़ें हवा में उड़ रही। ओके, सबसे पहला रीज़न ये है कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ओके, सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को और जगह मिल गई इवेपोरेट करने के लिए। ओके, वी नो दैट एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, एवेपोरेशन हमेशा सतह से होता है, पानी के सतह के मॉलिक्यूल्स उड़ते जाते हैं एक के बाद एक। ओके, इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, अगर हम सतह को ही बढ़ा देंगे या बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उड़ने लगेंगे, तो एवेपोरेशन का रेट तेज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, हम उनको बाहर झटकारते हैं। ओके, उनको हम बाहर फैलाते हैं, ऐसा नहीं कि हम मतलब बिना फैलाए टंगा दें, अगर बिना फैलाए टंगाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा रीज़न है। पहला तो हमने क्या देखा कि सरफेस एरिया बढ़ा देने पर एवेपोरेशन बढ़ जाता है, उसको हमने समझा भी, एक गिलास पानी गिराकर, कपड़ों को फैलाकर, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई। अब दूसरा है टेम्परेचर बढ़ाकर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ओके, और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी के कारण अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एवेपोरेट करने लगेंगे। ओके, तीसरा रीज़न है ह्यूमिडिटी कम होना। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है, हवा में जो नमी मौजूद है, जैसे बरसात के टाइम पे होता है, कपड़े देर से सूखते हैं। ओके,
दरवाजे खिड़कियां वगैरह जो हैं उनको बंद करना मुश्किल हो जाता है या वो आवाज़ करने लगते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वो वाटर हवा में मौजूद होता है। ओके, हवा जो है वो नम होती है, वो गीली होती है। ओके, तो जो वुडन आर्टिकल्स है, लकड़ी के टेबल हो गए, लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ हो गई, तो वो फूल जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। ओके, उनके फूलने से उनको बंद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, और ह्यूमिडिटी भी हवा में ज़्यादा होती, तो ऑब्वियस सी बात है जब हवा पहले से ही उसमें वाटर है तो और ज़्यादा वाटर क्यों कैरी करेगी हवा। ओके, तो इसीलिए हवा में जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। ओके, जब ह्यूमिडिटी होती है तो हवा में जब ह्यूमिडिटी है तो उस पर इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है तो वाटर वेपर में क्यों कन्वर्ट होगा। ओके, वाटर उड़ेगा ही नहीं। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो एयर है, जो हमारे आसपास हवा मौजूद है, तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो वाटर वेपर है वो पहले से ज़्यादा है, ओके, पहले से ही ज़्यादा मौजूद है हवा में, तो एवेपोरेशन की रेट जो है वो कम हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, हवा अगर तेज़ चलेगी तो एवेपोरेशन जल्दी होगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कपड़े जो गीले होते हैं तो उसमें वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हवा जल्दी से उड़ा करके ले जाती। ओके, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। हवा के साथ वो पार्टिकल्स जो होते हैं पानी के वो उड़ जाते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं हाउ डस एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो एवेपोरेशन है उससे कूलिंग कैसे होती है। देखिए, जब हम गर्मियों के दिनों में निकलते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा लगने से क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडा होने के लिए हमारी बॉडी शरीर से वाटर निकालती है पसीने के फॉर्म में। जब वो वाटर हवा में इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी से गर्मी को लेकर इवेपोरेट हो जाता है। ओके, जो पसीना निकलता है उससे हमारी बॉडी की गर्मी निकल जाती है। ओके, तो हमारी बॉडी की जब गर्मी निकल जाती है तो उससे हम ठंडा फील करने लगते हैं, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, तो ये रीज़न होता है एवेपोरेशन का कूलिंग के लिए। और भी यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। एक खुले बर्तन में कोई भी लिक्विड है, पानी वगैरह पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे हवा में इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके वो उड़ते जाते हैं हवा में। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द लिक्विड कोल्ड। अब अगर वो आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी ले लेते हैं तो जो सराउंडिंग से एनर्जी अगर वो ले लेते हैं तो जो लिक्विड है वो ठंडा हो जाता है। ओके, वो लिक्विड अगर वो जो भी एवेपोरेशन यानी जो हवा में जो लिक्विड मौजूद है वो ठंडा होकर के लिक्विड बन सकता है। ओके, जैसे क्या, जैसे जो पानी उड़ता है अर्थ से, जो बड़े बड़े समुद्रों से तालाबों से पानी उड़ता है वो बादल बन जाता है धीरे से ऊपर जाके। ओके, वो बादल जब भारी हो जाते हैं तो वो वापस से कंडेंसेशन प्रोसेस से रेन के फॉर्म में फिर से पानी को नीचे छोड़ देते हैं। ओके, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। जब आप नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है जिसको एसीटोन बोलते हैं, एक तरह का अल्कोहल होता है वो। ओके, तो जब उसको हम अपने हथेली पर रखते हैं या पाम में रखते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत हवा में उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है सराउंडिंग से कि वो आसानी से हवा में उड़ सके। ओके, जैसे ही उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली तो वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना तेज़ होता है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो जैसे ही उनको थोड़ा भी एनर्जी मिलती है तो वो सरफेस को छोड़ करके एयर में चले जाते हैं। ओके,
द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, जो पार्टिकल्स हैं नेल पॉलिश रिमूवर के या एसीटोन के, वो एनर्जी ले लेते हैं सराउंडिंग से, जो आसपास का एरिया है वहाँ से एनर्जी ले लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस स्टेट में, ओके, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। एवेपोरेट कर देते हैं और जिससे पाम जो होता है यानी जो हथेली होती है उसको ठंडा ठंडा फील होता है, ओके। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं तो हम छत पर सिंचाई करते हैं, छत पर या खेतों में या फिर बाहर के एरिया में सिंचाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सरफेस होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाती है, जिससे जो सरफेस है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ओके। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन। बिल्कुल, जब हमें पसीना आता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ओके। और कभी हल्का सा गीला कपड़ा आप जब सर पे बांधेंगे तो उस पर जब धूप पड़ती है तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, ओके, क्योंकि वो उससे जैसे जैसे पानी इवेपोरेट करता जाएगा तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, ओके। तो गाइज 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप लोग घर पे रीड करिएगा, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, बट आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आए, ओके। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करिए 2 से 3 बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ओके। फिर जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछिए, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।